हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट पार्ट में हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस अच्छे से समझ लिए थे, ठीक है। सिस्टम्स यानी कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़ लिया था। तो बेसिस में हमने पढ़ा था, दो बेसिस है। एक है कैश अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग में हम कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो के हिसाब से रिकॉर्डिंग करते हैं। जब भी कैश इनफ्लो होता है तभी रिकॉर्ड करते हैं, जब भी कैश आउटफ्लो होता है तब भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कैश ड्राइव्स द टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग, तो उसको कहते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बट वो यूज नहीं होती है। यूज क्या होता है सर? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम बेनिफिट्स के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंसेस अक्रू होते हैं, ठीक है, ड्यू होते हैं, और उस हिसाब से एंट्री पास होती है। आए ख्याल में? तो पूरा मैंने अच्छे से आपको अक्रूवल बेसिस समझा दिया था। फिर हमने स्टार्ट किया था फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। पहला पढ़ा था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जो कहता है कि लाइफ ऑफ बिजनेस हमेशा आपको अनलिमिटेड अज्यूम करके चलनी है। तो जो भी अजम्पशंस होंगे या जो भी जजमेंट्स हम लेना चाहेंगे अकाउंट्स में, हम पढ़ेंगे कि काफी सारे जजमेंट लेने पड़ते हैं। जजमेंट मतलब अंदाजा लगाना पड़ता है, काफी चीजें फ्यूचरिस्टिक होती हैं, फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट्स लगाने होते हैं। तो वहां पे लाइफ ऑफ बिजनेस का भी अजम्पशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और वहां पे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो लाइफ अनलिमिटेड होती है ऐसा मान के आपको चलना है, ना बिजनेस को घटाना है ना बिजनेस को बंद करना है। फिर आता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था डेप्रीसिएशन का, कि भाई कोई भी मेथड, कोई भी ट्रीटमेंट जो आप सिलेक्ट करते हो एक साल में, वो आपको हर साल फ्यूचर में कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। बिना कोई रीजन, बिना कोई लॉजिक आप उसको नहीं बदल सकते। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट आपको, यानी अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी होती है, जो भी अलग अलग चीजों से रिलेटेड पॉलिसी आपने सिलेक्ट की है अकाउंटिंग करने की, उसको आपको हर साल सेम तरीके से अप्लाई करना है ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। एंड द थर्ड वॉज अक्रूवल कंसेप्ट, ठीक है, जो सिस्टम भी है और जो कंसेप्ट भी है और हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। ये तीनों चीजें हम बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि आप फॉलो कर रहे हो। हम मान लेते हैं कि आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फॉलो कर रहे हो, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट फॉलो कर रहे हो, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज कर रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट अजम्पशंस है। अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप ये फॉलो नहीं कर रहे हो किसी भी वजह से, तो फिर आपको एक सेपरेट डिस्क्लोजर इसके बारे में देना पड़ता है कि आप गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हो, या कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं कर रहे हो, या आप अक्रूवल फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये तीनों चीजें अज्यूम्ड ही होती है। चलिए, तो आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा अच्छे से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या कंसेप्ट है उसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। अब पहले ही हमने पढ़ लिया है कि यार ये लॉ तो नहीं है, ठीक है, ये लॉ नहीं है, ये एक आर्ट है। तो इसमें क्या होता है ना, कन्वेंशन वर्ड आता है, कन्वेंशन कंसेप्ट, ठीक है, कि अकाउंटिंग इवॉल्व हुआ है। इवॉल्व हुआ है मतलब तौर तरीके, जैसे से सालों से लोग अकाउंटिंग करते आ रहे हैं, हम उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो चल रहा है, जो चलते आ रहा है, उसी को फॉलो किया जा रहा है, वही कंसेप्ट्स को आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या देखो तौर तरीके हैं वो हमको समझने हैं, ताकि अकाउंटिंग उसी हिसाब से की जाए। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर जनरली एक्सेप्टेड रूल्स, जनरली एक्सेप्टेड रूल्स, कि जो ऑन एन एवरेज सब लोग मानते हैं कि हाँ ऐसा होता है। एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस, एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस, क्योंकि लॉ तो है नहीं, आप किसी पे थोप नहीं सकते। जो भी सबसे ज्यादा प्रचलित है, चलते आ रहा है, एक्सेप्टेबल है, जो चीजें लोग कर रहे हैं, वही चीजें फॉलो की जाती हैं क्योंकि वो एक्सेप्टेबल है। एंड assumptions that assist the accountants in preparing the financial statement in layman's terms। layman मतलब जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज वाला है, लेमैन है, कॉमन मैन है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्या होता है? इन लेमेन्स टर्म दे आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस। द फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है भाई? कोई क्या कह सकते हैं, रूल, रूल कहेंगे, ठीक है, मतलब ट्रीटमेंट होती है
कि क्या नज़रिया आपका होगा अकाउंटिंग करते समय, आपका क्या माइंडसेट होता है, क्या चीज़ें आप एक्सेप्ट करते हो, क्या चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, दोनों बढ़ेंगे। क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, क्या नहीं करना है, ये भी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये क्या है। सबसे पहला है अक्रूवल, जो हम पढ़ चुके हैं, अक्रूवल कंसेप्ट। ठीक है, अब ध्यान दो, मैंने आपको बताया था मैं कुछ और भी कंसेप्ट बताऊंगा, बट एग्जाम में अगर इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं, एक्सप्लेन सम ऑफ द अकाउंटिंग कंसेप्ट, तो आपको बस यही लिखने हैं। ये जो 7 कंसेप्ट हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको एग्जाम के लिए यही 7 पढ़ने हैं। और जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जो भी मैं अलग बताऊंगा, वो एग्जाम के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए होगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट है अक्रूवल। एन अक्रूवल इज अ जर्नल एंट्री that is used to recognize revenue and expenses that have been earned or consumed, ठीक है, respectively, and for which the related cash amounts have not yet been received or paid out। ठीक है, सारे वर्ड्स रेवेन्यू एक्सपेंसेस के हिसाब से है। रेवेन्यू है तो अर्नड वर्ड आएगा, एक्सपेंस है तो कंज्यूम वर्ड आएगा। ठीक है, रेवेन्यू है तो नॉट हैव बीन रिसीव्ड और एक्सपेंसेस है तो नॉट हैव बीन पेड आउट। Accruals are needed to ensure that all the revenues and expenses are recognized within the correct reporting period, irrespective of the timing of the related cash flow। बराबर, जो मैंने आपको बताया कि अगर जो चीजें हो रही हैं और उसका जो कैश फ्लो है, अगर इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, टाइमिंग गैप नहीं है, एग्जाम्पल अप्रैल मंथ की सैलरी है, आप मई में पे कर देते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो, मतलब कैश अकाउंटिंग भी वहां पे ठीक ठाक चल जाएगी। बट अगर मार्च की सैलरी आप 3 महीने बाद दे रहे हो, 4 महीने बाद दे रहे हो, या पिछले 6 महीनों से आपने सैलरी पे ही नहीं की है, आपने रेंट पे ही नहीं किया है, 6 6 महीने हो गए, तब आपका जो प्रॉफिट लॉस निकलता है वो गलत माना जाता है, क्योंकि टाइमिंग गैप बहुत ज्यादा है। तो अगर टाइमिंग गैप ज्यादा नहीं है तो अक्रूवल कैश में ज्यादा फर्क रहता नहीं है। लेकिन अगर टाइमिंग में बहुत गैप है तो कैश के हिसाब से जो कमाई और खर्चा आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो वो सही नहीं माने जाते। आ रहा है ख्याल में, क्योंकि एक टाइम फ्रेम होता है जो हम पढ़ेंगे, ये भी एक कंसेप्ट है कि हम 1 साल का टाइम फ्रेम लेके चलते हैं, एक एक साल की अकाउंटिंग करते हैं, तो 1 साल के अंदर कोई चीज हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 1 साल की चीज अगर वो अगले साल तक जा रही है तो वहां पे प्रॉफिट लॉस फिर आपका गलत आता है। इसीलिए अक्रूवल बेसिस ज्यादा अच्छा माना जाता है। वो कहता है कि कैश फ्लो छोड़ो, जो जब हो रहा है, जो जब ड्यू हो रहा है, आप उसी साल में उसकी अकाउंटिंग कर लो, इररिस्पेक्टिव कि वो कब पे हुआ या कब वो रिसीव हुआ। क्लियर है, तो ये ज्यादा अच्छा तरीका है प्रॉफिट लॉस निकालने का, चीजों को रिकॉग्नाइज करने का। ठीक है, मतलब इससे जो प्रॉफिट लॉस निकलता है वो ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है, ज्यादा बेटर माना जाता है एज कंपेयर टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है, चलो फिर है, अब मैं कनेक्टेड चीजें पहले पढ़ाता हूं, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब इसमें ऑलरेडी फंडामेंटल अजम्पशन भी इसी के अंदर ही है। ठीक है, तो ये हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में भी पढ़ा हुआ है, फिर सेम हमने कंसिस्टेंसी पढ़ा हुआ है। ठीक है, सेम पहले वो हम पढ़ लेते हैं। बोलो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। वंस अ बिजनेस, ठीक है, वंस अ बिजनेस चूजेस टू यूज अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग मेथड और पॉलिसी, it should continue using it on a go forward basis. By doing so, financial statements prepared in multiple periods can be reliably compared। ठीक है, कि अगर मेथड सेम होंगी तो एटलीस्ट मेथड के वजह से तो डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब जो भी अमाउंट्स में डिफरेंस आएगा वो जेन्युइन डिफरेंस होगा, मेथड के चेंज की वजह से डिफरेंस नहीं आना चाहिए। आए ख्याल में, तो कंपेरेबिलिटी ज्यादा बेटर होती है। आए ख्याल में, जैसे अगर आपने आपके मार्क्स आप कंपेयर करो, हर हर अटेम्प्ट के मार्क्स कंपेयर करो। अब अगर आप सेम सेंटर से एग्जाम दे रहे हो, सेम तरीके से दे रहे हो, तो आपके मार्क्स जो कम ज्यादा हो रहे हैं हम उसका एक इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। पर अगर आप एग्जाम सेंटर बदलते जा रहे हो या आपने मीडियम ऑफ लैंग्वेज बदल दी, एक अटेम्प्ट इंग्लिश लैंग्वेज में दिया है, एक अटेम्प्ट हिंदी लैंग्वेज में दिया है, या एक अटेम्प्ट में आपने कोचिंग क्लास की थी, एक अटेम्प्ट में आपने सेल्फ स्टडी की थी, अगर ये तौर तरीके बदलते जाएंगे तो फिर आपके मार्क्स जो वेरिएट हो रहे हैं ना, उसका कोई लॉजिक या उसका कोई रीजन आइडेंटिफाई आप करोगे ही नहीं, कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसके मल्टीपल रीजन है।
तो इनका यही कहना है कि यार अमाउंट्स जो बदलेंगे, जो सारे आइटम्स का अमाउंट हर साल बदलेगा, जब आप उसको कंपेयर करोगे तो एटलीस्ट उसका जो रीजन है वो आपकी अकाउंटिंग मेथड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो आप खुद सिलेक्ट कर रहे हो ना, समझ रहे हो, जो खुद आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके वजह से डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो जो भी डिफरेंस है, जो भी फ्लक्चुएशंस हैं, डेप्रीसिएशन का जैसे हर साल अमाउंट अलग अलग होगा, हम पढ़ेंगे आगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बहुत सारी जगह हम पढ़ेंगे मेथड्स होते हैं। तो वो जो भी चेंजेस है ना वो एक्सटर्नल एक्चुअल फैक्टर्स की वजह से होना चाहिए, ताकि हम उस हिसाब से उसको इंटरप्रीट करें और उस हिसाब से हम अपना डिसीजन लें। बट अपनी ही चॉइसेस की वजह से, अपने ही मेथड्स की वजह से डिफरेंसेस अमाउंट में नहीं आने चाहिए। यही पर्पस है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का। ठीक है, तो मल्टीपल पीरियड्स कंपेरेबल हो जाते हैं, बेटर कंपैरिजन हो सकती है अगर आपके मेथड हर साल सेम रहे और मेथड के वजह से कोई डिफरेंस या फ्लक्चुएशन न आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, तो ये भी था अजम्पशन। फिर थर्ड अजम्पशन भी पढ़ लेते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट द बिजनेस विल रिमेन इन ऑपरेशन इन द फ्यूचर पीरियड। ठीक है भाई, हमारा बिजनेस जो है वो कोई 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा नहीं है, फॉरसीएबल फ्यूचर। जितना आप सोच सकते हो, एक इंसान जितनी लाइफ टाइम सोच सकता है उस टाइम फ्रेम तक बिजनेस चलते रहेगा, ऐसा आपको मानना है। Under this assumption, revenue and expenses recognition may be deferred to a future period when the company is still operating. Otherwise, all expense recognition in a particular period would be accelerated in the current period. मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कि एग्जाम्पल ले लो, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की लाइफ तो 50-60 साल होगी, 100 साल होगी। अगर आपका बिजनेस ही 1 साल का है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ही 1 साल का है, अब बिजनेस ही 1 साल का है, उसका मतलब क्या होता है कि 1 साल बाद आप बिजनेस बंद कर दोगे, आप सारे एसेट जो भी होंगे वो बेच दोगे और सारे लाइबिलिटी जो भी है वो चुका दोगे। समझ रहे हो, 1 साल का बिजनेस वो होता है जो वाइंड अप हो जाएगा, जो बंद हो जाएगा 1 साल बाद। अब अगर आप लाइफ ही 1 साल बाद एक ही साल की मानोगे तो फिर सब सारा जो खर्चा है वो इसी साल का माना जाएगा, सारी जो कमाई है वो सब इसी साल की होगी ना। आप कुछ भी डेफर नहीं कर सकते, डेफर मतलब आने वाले साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इवन इफ उसका बेनिफिट फ्यूचर में भी मिल सकता है, जैसे बिल्डिंग तो आप 50 साल तक यूज कर सकते हो ना, तो आप वो तो कैरी फॉरवर्ड करोगे, पर क्योंकि आपके बिजनेस की लाइफ अगर 1 साल होगी तो कैरी फॉरवर्ड कैसे करोगे? समझ रहे हो, तो वो ये कह रहे हैं कि कैरी फॉरवर्ड कर पाए, जिसका जब बेनिफिट मिल रहा है आप उस साल में उसको रिकॉर्ड कर पाओ। इसके लिए लाइफ लंबी अज्यूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 1 या 2 या 3 साल मान के चलोगे तो आप बरोबर ट्रीटमेंट नहीं दे पाओगे, अकाउंटिंग बरोबर नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलो, तो ये है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्लियर है? तो ये 3 तो हमारे अजम्पशंस ही हैं और ये 3 हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट पे अगर सेपरेट क्वेश्चन आता है, पहले 3 तो आपको ये अजम्पशन ही लिख लेने हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब है सबसे सिंपल कंसेप्ट, एंटिटी कंसेप्ट, इकोनॉमिक एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या होता है ये? एंटिटी कंसेप्ट कि हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? बोलो, सबसे बेसिक सवाल ये है कि हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की कर रहे हैं। आए ख्याल में, बिजनेस की कर रहे हैं ना। अब जब आप बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो, साइमल्टेनियसली उसके ओनर भी तो होते हैं ना। जैसे अगर आप प्रोप्राइटरशिप मानो, सिंगल ओनर है, तो उसके पर्सनल ट्रांजैक्शन भी तो होते हैं ना। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल बिजनेस का भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल घर का भी तो होता है ना। जहां वो घर पे रहता होगा उसका भी बिल भरता होगा, उसका भी टेलीफोन भरता होगा, पर्सनल ट्रैवलिंग करता होगा तो ट्रैवलिंग का खर्चा तो पर्सनल भी होता होगा। तो क्या वो भी यहाँ रिकॉर्ड करना है? क्या उसके जो भी पर्सनल खर्चे हैं, खाने पीने के खर्चे हैं, घूमने के खर्चे हैं, बीवी के खर्चे हैं, बच्चों के खर्चे हैं, एजुकेशन का खर्चा है, रहने का खर्चा है, सारा खर्चा वो भी क्या हम यहाँ अकाउंटिंग करेंगे उसकी? नहीं ना। देयर शुड बी अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस एंड पर्सनल। आए ख्याल में? क्योंकि अकाउंटिंग या प्रॉफिट लॉस हम किसका निकाल रहे हैं? बिजनेस का निकाल रहे हैं।
हमको उसके पर्सनल ट्रांजैक्शंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आए कुछ समझ में? तो इसीलिए ये कंसेप्ट डेवलप हुआ है एंटिटी कंसेप्ट, कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, बिजनेस अलग है और जो ओनर है वो अलग है। इसको दोनों को अलग अलग मानना जरूरी है, तभी आपका प्रॉफिट लॉस जो है वो सही आएगा बिजनेस का। अगर आप चीजों को मिक्सअप कर लोगे तो प्रॉफिट लॉस सही नहीं आएगा। जैसे अगर आपने, जो मैंने आपको बताया, घर के खर्चे भी बिजनेस में डाल दिए तो ये गलत होगा। बिजनेस में वही खर्चे आने चाहिए जिसका बेनिफिट बिजनेस ने लिया है। जिसका बेनिफिट बिजनेस ने लिया ही नहीं है, पर्सनल लेवल पे ओनर ने बिजनेस का उसमें मतलब बेनिफिट लिया है, तो बिजनेस का खर्चा नहीं होगा। बिजनेस का खर्चा वो है जो बिजनेस ने बेनिफिट लिया है, और पर्सनल ट्रांजैक्शन यहां पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये कहता है एंटिटी कंसेप्ट। क्लियर है कि ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट। ठीक है, इसको सेपरेट मान के ही आपको चलना है। तो भले ही आपका पर्सनल बैंक अकाउंट होगा, पर वो ही बैंक अकाउंट बिजनेस के लिए आप यूज नहीं कर सकते। आपको बिजनेस का सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, तभी वो क्लियरली बाइफकेट होंगे। आपके घर पे भी कैश पड़ी होगी, पर वो बिजनेस में आप मिक्स नहीं कर सकते हैं। जो भी पर्सनल आपकी कैश है वो पर्सनल रखो, और जो भी बिजनेस का कैश है वो अलग रखो। तो दोनों की कैश अलग मेंटेन होगी, दोनों का बैंक अकाउंट सेपरेट मेंटेन होगा, सब चीजें सेपरेट मेंटेन होगी बिकॉज ऑफ एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस आर टू बी केप्ट सेपरेट। ठीक है, मेन वर्ड है सेपरेट, दोनों को सेपरेट कर देना है फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर। बाय डूइंग सो देयर इज नो इंटरमिंगलिंग। ठीक है, मिक्सिंग नहीं होती है, इंटरमिंगलिंग ऑफ पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मतलब ट्रू प्रॉफिट लॉस आपको पता चलेगा अगर आप दोनों को अलग अलग रखोगे तो। ठीक है, तो बैंक अकाउंट्स आर केप्ट सेपरेट। ठीक है, पर्सनल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, या आर नॉट ट्रीटेड एज इनकम और एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, पर्सनल इनकम एंड एक्सपेंसेस आर नॉट रिकॉर्डेड एज इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये सारे इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, तो एक लाइन में आपको बस याद रखना है कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। ओनर के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होंगे। ठीक है, दोनों को सेपरेट रखना है। फिर आगे बढ़ते, फिर आते हैं, फिर नेक्स्ट है मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है, फिर आते हैं मैचिंग कंसेप्ट। अब इसके पहले आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए जो आपके बुक्स में नहीं दिया है, वो है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। ठीक है, कुछ कुछ मैं अलग जो बता रहा हूं ना, मैं साइड में लिखते जाता हूं यहां पे। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। ठीक है, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है कि एक इंटरवल होना चाहिए, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हो। क्योंकि हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन ले रहे हैं। ठीक है, इसका कनेक्शन गोइंग कंसर्न से है कि भैया गोइंग कंसर्न क्या कहता है, लाइफ तो अनलिमिटेड है, तो भैया मैं अब प्रॉफिट लॉस कब निकालूं? अगर मेरी लाइफ 100 साल की है तो क्या मैं 100 साल के बाद निकालूं कि मेरा 100 साल का प्रॉफिट लॉस क्या है? ऐसे प्रॉफिट का मतलब क्या रह जाएगा? 100 साल में तो आप मर चुके होंगे। समझ रहे हो? मतलब बहुत लंबा इंटरवल का, बड़े टाइम फ्रेम का अगर आप प्रॉफिट लॉस निकालते भी हो तो वो वर्थलेस है, क्योंकि आप कुछ बदल नहीं सकता। हमको डिसीजन लेने हैं ना भाई, 100 साल में तो पूरी जिंदगी बीत गई, अब डिसीजन लेने के लिए बचा ही क्या है? तो एक शॉर्ट इंटरवल होना चाहिए, छोटे छोटे इंटरवल्स होने चाहिए जिसकी आप अकाउंटिंग करो, जो रुक रुक के आप प्रॉफिट लॉस निकालो ताकि आप उसमें डिसीजन ले पाओ। क्योंकि अगर जल्दी ही पता चल गया कि हम लॉस में हैं तो हम बिजनेस को बंद कर सकते हैं ना। सोचो, पहले 4-5 साल में आपका लॉस था क्योंकि आपने प्रॉफिट लॉस निकाला ही नहीं, कभी अकाउंटिंग को क्लोज ही नहीं किया, तो आपको पता ही नहीं चला कि लॉस हो रहा था और आपने 100 साल तक वो लॉस मेकिंग बिजनेस कंटिन्यू कर लिया।
तो ये नुकसान होगा ना। अगर आप 100 साल बाद हिसाब किताब निकालोगे तो वो 100 साल तो हो गए ना। अब आप करेक्ट क्या करोगे? करेक्ट करने के लिए भी तो कुछ रहना चाहिए ना, डिसीजन बदलने के लिए भी तो कुछ रहना चाहिए। तो इसीलिए एक शॉर्ट इंटरवल होनी चाहिए जिसमें आपको रुक के प्रॉफिट लॉस निकालना चाहिए। ये कहता है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, ठीक है, कि एक शॉर्ट इंटरवल होना चाहिए जिसमें आप क्या करो, प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करो। मतलब बिजनेस को रोकना नहीं है, बुक्स को सिर्फ क्लोज करना है। बुक्स को एक दिन पे क्लोज करके एक पीरियड का प्रॉफिट लॉस आपको निकालना चाहिए, ठीक है। और वो जो पीरियड है वो कंसेप्चुअली कितना भी हो सकता है, मतलब वो बिजनेस को डिसाइड करना है। वो 3 मंथ्स भी हो सकता है, वो 6 मंथ्स भी हो सकता है, वो 12 मंथ्स भी हो सकता है, वो 15 मंथ्स भी हो सकता है, वो कितने भी हो सकता है, क्योंकि ये लॉ तो है नहीं ना। आपको जितना सही लगता है आप उतने पीरियड का प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो, बट देयर शुड बी अ शॉर्ट इंटरवल जिसके हर उस इंटरवल में आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो। अब जो एक्सेप्टेबल है, जो चलते आ रहा है, एक्सेप्टेबल जो प्रैक्टिस है, ठीक है, वो है 12 मंथ्स। 12 मंथ्स पे जनरली सारे लोग रुक के 12-12 महीने का, एक एक साल का प्रॉफिट लॉस वो निकालते हैं, ठीक है। 12 महीने का, एक साल का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 ईयर्स होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर क्या है? जो 1 जनवरी पे स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर पे खत्म होता है। तो ये भी 12 महीने हो सकते हैं जो आप यूज कर सकते हो अकाउंटिंग के लिए। या एक और कंसेप्ट होता है फाइनेंशियल ईयर, जो आप पढ़ते हो कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में। तो वो होता है फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल पे स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे कंप्लीट होता है। तो दोनों चलता है। ज़्यादा एक्सेप्टेबल क्या है? फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि अलग अलग लॉ में मैंडेटेड है कि आपको फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है। इनकम टैक्स एक्ट में भी आप देखोगे मोस्टली फाइनेंशियल ईयर ही चलता है। असेसमेंट ईयर या जो भी आप ये टर्मिनोलॉजीज इनकम टैक्स में पढ़ोगे वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो लॉ के वजह से भी इनडायरेक्टली मैंडेट हो जाता है कि आप 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर यूज करें अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। बट अकाउंट्स में ऐसा कुछ मैंडेट नहीं है, अकाउंट्स फ्री है, अकाउंट्स एक आर्ट है। तो आप जो चाहो कर सकते हो, कोई भी पीरियोडिसिटी यूज कर सकते हो, कोई भी ड्यूरेशन यूज कर सकते हो, और कोई भी 12 मंथ्स का पीरियड यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है क्या? तो ये होता है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। अब इसका कनेक्शन है मैचिंग से, कि अगर आप एक इंटरवल पे रुक रहे हो, बुक्स को क्लोज कर रहे हो, अब बिजनेस तो रुक नहीं रहा ना। समझ रहे हो? ये बात समझनी है। क्या मैं बिजनेस कोई बंद कर रहा हूं, रोक रहा हूं? नहीं, बिजनेस तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलते रहेगा, क्योंकि बिजनेस गोइंग कंसर्न है। बिजनेस किसी के लिए मैं रोकने वाला नहीं हूं। मुझे सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट जो है, जो अकाउंटिंग का बुक्स है, वो मुझे बंद करना है, वो मुझे एक पे क्लोज कर देना है। अब क्योंकि आपकी जो साइकिल है, बिजनेस है, वो तो चल ही रहा है, क्या आप परचेसिंग बंद कर दोगे? सोच के देखो, अगर मेरा ये एक साल है, 1 अप्रैल और 31 मार्च, ठीक है। तो भाई मुझे पता है 31 मार्च में मुझे बुक्स को क्लोज करना है। तो क्या मैं मार्च में आते आते परचेसिंग बंद कर दूंगा कि नहीं यार, मार्च में तो मेरा साल खत्म हो रहा है तो मैं नई परचेसिंग करता ही नहीं हूं, नई परचेसिंग में 1 अप्रैल से करूंगा, नए साल में नई शुरुआत? ऐसा थोड़ी होता है भाई। परचेसिंग चलते रहती है, सेलिंग चलते रहती है, एक्सपेंसेस चलते रहते हैं। बिजनेस को एक एक साल के हिसाब से नहीं देखा जाता है। कंटिन्यूसली परचेसिंग चलते रहती है और सारे डिसीजन एज इट इज लिए जाते हैं। ये एक एक साल का इस हिसाब से बिजनेस नहीं चलता है। तो यहां क्या होता है ना, इसमें डिफरेंस आता है कि जब आप परचेसिंग देखोगे और जब आप सेलिंग देखोगे, इसका जो बेस है ना वो हमेशा आपको अलग मिलेगा। इसका जो बेस है, जो क्वांटिटी है, वो हमेशा अलग अलग होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी डेट पे आप शॉप के अंदर कभी भी जाओगे, कोई भी शॉप में जाओ, ऑटो पार्ट्स की जाओ, कार के शोरूम में जाओ, टू व्हीलर के शोरूम में जाओ, आप किराने की दुकान पे जाओ, आप रेडीमेड गारमेंट्स के शॉप पे जाओ, आप खिलौने की दुकान पे जाओ, कोई भी दुकान पे जाओ, क्या आपको कोई भी दुकान पूरी खाली मिलती है? पूरी खाली, पिन ड्रॉप, मतलब पूरी खाली, कोई स्टॉक नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो ये सवाल आपके मन में उठना चाहिए, आए ख्याल में, कि ये स्टॉक का क्या इंपैक्ट होता है।
ये सारा स्टॉक जो पड़ा हुआ है ना, ये खरीदा हुआ है पर बेचा नहीं है। आई रिपीट, ये जो भी स्टॉक आपको दुकान में दिख रहा है, गोडाउन में दिख रहा है, वेयर हाउस में दिख रहा है, ये सारा माल खरीदा हुआ है, परचेज हो चुका है पर अभी तक बिका नहीं है। तो इसीलिए हमेशा डिफरेंस तो होगा ही ना, परचेज की क्वांटिटी हमेशा ज्यादा होगी और सेलिंग की क्वांटिटी हमेशा कम होगी। समझ रहे हो? परचेज सेल का जो बेस है, जो क्वांटिटी है, वो हमेशा अलग ही होती है, क्योंकि पहले खरीदना पड़ता है, उसके बाद बेचते हैं, और खरीदने के बाद बेचने में समय लगता है। खरीदने के बाद बेचने में समय लगता है, इसीलिए हमारे पास कुछ ना कुछ स्टॉक मौजूद होता है, स्टॉक कहते हैं उसको। आए ख्याल में? अब मुझे बताओ कि अगर आप 31 मार्च पे खड़े हो, अब आप 31 मार्च पे खड़े हो, आपने देखा कि मेरा परचेसिंग जो है वो 1200 केजी का है, क्वांटिटी। मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, वैल्यू नहीं, वैल्यू छोड़ दो अभी। तो 1200 किलो का कोई मटेरियल है जो मैंने खरीदा है, ठीक है, और उसमें से मैंने 1000 किलो का जो है वो बेचा है, मतलब 200 किलो मेरे पास पड़ा होगा। 1200 किलो का क्वांटिटी का कोई गुड्स है जो मैंने खरीदा, और उसमें से 1000 किलो का जो क्वांटिटी का गुड्स है वो बेच दिया, तो मेरे पास कितना पड़ा होगा? 200। 1200 माइनस 1000, 200 किलो का वो मटेरियल या गुड्स आपके पास पड़ा होगा। तो अब मुझे बताओ, क्या हमको इसको मैच नहीं करना पड़ेगा? क्या हमको इसको मैच नहीं करना पड़ेगा? क्या आप 1200 का खर्चा ले लोगे और 1000 की कमाई लोगे? क्या ये सही होगा? 1200 का खर्चा और 1000 की कमाई को मैच करके आप प्रॉफिट निकाल रहे हो, क्या ये ट्रू प्रॉफिट माना जाएगा? सोच के देखो, तब आपको समझ में आएगा कि मैचिंग कंसेप्ट की नीड क्या है। हमको इनका बेस मैच करना पड़ेगा, जो भी खर्चा है और जो भी कमाई है उसकी बेस सेम होनी चाहिए, तभी तो प्रॉफिट लॉस सही आएगा ना। कुछ समझ में आ रहा है? तो हम क्या कर सकते हैं? हम सेल को तो चेंज नहीं कर सकते ना, सेल तो एक्चुअल है, सेल तो एक्चुअल है ना भाई। 1000 किलो का ही माल बिका है, तो उसको आप 1200 पे ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते ना, सेल को हम बढ़ा थोड़ी सकते हैं, पर हम परचेस का ये जो खर्चा है वो तो कम कर सकते हैं ना, वो तो हमारे बुक्स में है। समझ रहे हो? तो हम क्या करते हैं, मैचिंग कंसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है, आपको नीड समझ में आ गई होगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो परचेस है ना 1200, इसमें हम रिकॉर्ड कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ रहा है जो मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में 200 किलो आपके पास पड़ा है ना, वो बिका है क्या? नहीं ना, तो खर्चा कैसे हुआ? बहुत तगड़ी लाइन है ये। अगर वो बिका ही नहीं है, वो आप ही के पास पड़ा है, तो आपका खर्चा कैसे हुआ? खर्चा क्या होता है? जो कमाने के लिए किया गया है। 1000 किलो आपने बेचा है, तो 1000 किलो का आपका खर्चा भी हो चुका है, क्योंकि आपने वो बेच दिया है। लेकिन 200 किलो तो आपके पास ही पड़ा है, उसकी कोई कमाई आई ही नहीं है, तो वो खर्चा कैसे हुआ? तो ये है मैचिंग कंसेप्ट कि ये 200 किलो जो आप ही के पास पड़ा है वो बिका ही नहीं है, इससे आपने कोई अर्निंग नहीं की है, और इसीलिए 200 किलो जो है 31 मार्च में ये आपका खर्चा नहीं है, ये आपका एक एसेट है जो आप अगले साल बेचोगे। लाइन दोबारा सुन लेना, ठीक है, साइंस वाले हो तो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो 200 किलो का स्टॉक हमारे पास है, हम इसको एसेट मान लेते हैं, इसको हम खर्चा नहीं मानेंगे, क्योंकि ये अभी तक बिका नहीं है। ठीक है, 200 किलो हम माइनस कर लेते हैं, और 1000 किलो का जो खर्चा है उसी को एक्सपेंस मानते हैं, और फिर ये 1000 किलो के एक्सपेंस को हम वो 1000 किलो की रेवेन्यू से कंपेयर करते हैं, और वहां से प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। सर 1000 1000 हो तो जीरो हो जाएगा। अरे भाई ये किलो है, ये वैल्यू नहीं है, वैल्यू में तो फर्क होगा ना। 1 किलो जितने में खरीदते हो, 1 किलो क्या उतने में बेचोगे? बिजनेस कर रहे हो या पागलपन कर रहे हो? तो अगर मैं 10 रुपए का किलो, अगर शुगर एग्जाम्पल ले लो, शुगर का मेरा बिजनेस है, तो शुगर अगर मैं 10 किलो 10 रुपए किलो में परचेज करता हूं, तो क्या मैं 10 में ही बेचूंगा? पागल थोड़ी हूं मैं तो बढ़ा के बेचूंगा ना, वही तो मेरा धंधा है। तो अगर मैं वो 15 रुपए में बेच रहा हूं, तो मेरा ये डिफरेंस आएगा। क्वांटिटी दोनों की 1000 है, पर सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस का जो डिफरेंस है उसकी वजह से आपका प्रॉफिट लॉस निकलेगा। समझ रहे हो? तो 1000 × 10, 10,000 का मेरा परचेज का खर्चा आएगा, और 1000 × 15, 15,000 का सेल आएगा। तो ये जो 5,000 है ये मेरा आएगा प्रॉफिट। सेल ज्यादा है, सेल वैल्यू ज्यादा है,
और परचेज का खर्चा कम है, तो मेरा प्रॉफिट आएगा 5,000 रुपये। क्लियर है? तो ये होता है मैचिंग कंसेप्ट का एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, कि एक्सपेंस और इनकम को मैच करना पड़ेगा ताकि आप ट्रू प्रॉफिट लॉस निकाल पाए। ठीक है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं बिकॉज ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है, हम माइनस कर देते हैं। माइनस कहां से कर रहे हैं? एक्सपेंस में से माइनस कर रहे हैं और उसको कहां डाल रहे हैं? एसेट में। अब वो बैलेंस शीट में दिखेगा कि भाई 200 किलो का जो शुगर है वो हमारे पास पड़ा है, वो हमारा एसेट है, वो हमारा रिसोर्स है जो हम अब अगले साल बेचेंगे, अगले साल के इसमें वो जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये आप लिख लो, लिख लो पीरियोडिसिटी। ठीक है, गोइंग कंसर्न का इसमें इफेक्ट है पीरियोडिसिटी में, और पीरियोडिसिटी का इम्पैक्ट है मैचिंग में। ठीक है, पॉज करो और लिखते जाओ। चलो बढ़े आगे, अच्छे से लिख लिया। चलो, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा समझने में, ठीक है, टाइम लगेगा, बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। तो ये था आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। पढ़ लेते हैं, चलो अभी आ जाओ। मैचिंग कंसेप्ट, द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रेवेन्यू। ठीक है, कि कमाने के लिए जो भी खर्चा लगता है वो मैच करना है। समझ रहे हो? जो खर्चा अभी हुआ है पर उसकी कमाई फ्यूचर में आने वाली है, तो वो आपका इस साल का खर्चा नहीं होना चाहिए। मैचिंग, ठीक है, तो ये ध्यान दो, मैचिंग क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि एक पीरियोडिसिटी फॉलो की जा रही है। तो कुछ आइटम्स ऐसे होंगे ही जो अगले साल से रिलेटेड है, तो वो तो अगले साल में जाने चाहिए ना। वो इस साल में क्यों खर्चा मान रहे हो भाई? समझ रहे हो? तो वो कैरी फॉरवर्ड कर लो। ठीक है, तो खर्चा उतना ही आना चाहिए जितनी कमाई है। कमाने के लिए जितना भी खर्चा लगा है वो ही खर्चा इस साल का है, और जो खर्चा हुआ है पर वो उसका बेनिफिट इस साल नहीं मिला है, तो वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। जो मेरा एग्जांपल था क्लोजिंग स्टॉक। Expenses related to revenue should be recognized in the same period in which revenue was recognized. ठीक है, तो रेवेन्यू जब रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो उसको कमाने के लिए जितना खर्चा लगा है उतना ही उस पीरियड में आना चाहिए। By doing this, there is no deferral of expenses recognition into latter reporting period. ठीक है, तो डेफरल नहीं होगा ना, मतलब बोथ वेज होता है। डेफरल या क्या बोल सकते हैं उसको, अर्ली रिकॉर्डिंग भी नहीं होनी चाहिए और डेफर भी नहीं होना चाहिए। अब ये परचेज सेल का एग्जाम्पल हुआ, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं ना। तो कुछ एक्सपेंस ऐसा हो सकता है जो कम हुआ है, कुछ एक्सपेंस ऐसा हो सकता है जो ज्यादा हो गया। दोनों नहीं चलेगा, जितना इस साल से रिलेटेड है उतना ही इस साल में डालो, कुछ अगर अगले साल से रिलेटेड है तो उसको अगले साल में डालो, so that someone viewing a company's financial statement can be assured that all the aspect of transaction have been recorded at the same time. ठीक है, तो मैचिंग कंसेप्ट का ये रूल है कि उसको इनकम एक्सपेंस को मैच करना है। क्लियर है? तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आपने लिख भी दिया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं मटेरियलिटी। मटेरियलिटी कंसेप्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट, revenue and expenses should be matched
ठीक है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड। फिर है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है कि दो तीन इसके चीजें हैं, इंप्लीकेशंस हैं। एक है कि मटेरियलिटी है क्या? मटेरियलिटी एक्चुअली एक यार्डस्टिक है, एक पैरामीटर है कि भाई मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जो आपका डिसीजन बदल सकता है। आ रहा है ख्याल में? मटेरियल का मतलब होता है ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जो आपका डिसीजन बदल सकती है। तो जो मटेरियल है वो आपको सेपरेटली दिखाना चाहिए। ये मटेरियलिटी कंसेप्ट बोलता है कि जो भी आइटम्स इनकम के, एक्सपेंस के, रेवेन्यू, एसेट, लाइबिलिटी, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर कोई भी एलिमेंट मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको छुपा नहीं सकते, उसको आप किसी और चीज में क्लब नहीं कर सकते, उसको आप ओमिट नहीं कर सकते, उसको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा और उसको सेपरेटली बताना पड़ेगा, क्योंकि वो मटेरियल है। इट नीड्स सेपरेट डिस्क्लोजर। ठीक है, तो मटेरियल आइटम्स को सेपरेटली आपको बताना है। और इसका उल्टा मतलब क्या निकलेगा कि अगर कोई आइटम है वो इममटेरियल है, इममटेरियल है मतलब उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो आप किसी और हेड के अंदर क्लबिंग कर सकते हो, किसी के साथ दिखा सकते हो, चल जाएगा, क्योंकि वो मटेरियल है ही नहीं, किसी को क्या फर्क पड़ेगा। आए ख्याल में? तो इसमें आप पढ़ोगे अकाउंटिंग में कि एक आता है अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस, या मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऐसे हेडिंग्स भी होते हैं। आए ख्याल में? तो अगर कोई मटेरियल आइटम है, मटेरियल इनकम है, तो आप वो अदर इनकम में नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि वो मटेरियल है, उसका सेपरेट नाम आना चाहिए, सेपरेट आइटम आना चाहिए उसका, और उसको सेपरेटली आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो आप इस टाइप के हेडिंग के अंदर क्लब नहीं कर सकते। फिर अगर कोई एक्सपेंस है जो मटेरियल है, जो इंपॉर्टेंट है, जिसका अमाउंट बहुत बड़ा है, या जो नेचर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप उसको अदर एक्सपेंस के अंदर क्लब नहीं कर सकते। तो ये मटेरियलिटी कंसेप्ट आपको रोकेगा और कहेगा कि आप उसको सेपरेटली प्रेजेंट करो, क्योंकि जो भी ये पढ़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको अलग से वो पता होना चाहिए। क्लियर है? तो ये इंप्लीकेशन है। अब है सर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा ये मटेरियल है ये नहीं है? तो ये जजमेंट है, जो मैंने आपको बताया ना, अकाउंट्स में जजमेंट यूज होते हैं। ये आपको अपना जजमेंट लगाना है कि आपका जो बिजनेस का लेवल है, आपका जो बिजनेस का नेचर है, उसके हिसाब से क्या मटेरियल है क्या नहीं है। और वो बिजनेस टू बिजनेस अलग अलग होता है, बिजनेस के लेवल के हिसाब से। बिजनेस नया है, पुराना है, छोटा है, बड़ा है, समझ रहे हो? कौन से सेक्टर से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडर है, सर्विस सेक्टर है, तो अलग अलग हो सकता है। तो ये जजमेंट आपको लगाना है कि कौन सा आइटम आपके लिए मटेरियल है, कौन सा आइटम आपके लिए मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो पढ़ते जाते हैं, चलो। मटेरियलिटी इज अ अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट ऑल आइटम्स that are reasonably likely to impact the investor decision making। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेगा, जिस उसके बेसिस पे जो भी डिसीजन लेने वाला है, जो भी यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके एंगल से आपको सोचना है कि उसके लिए क्या मटेरियल होगा और उसके लिए क्या मटेरियल नहीं होगा। तो अगर उसका डिसीजन कोई एलिमेंट बदल सकता है तो मटेरियल है, और अगर उसका डिसीजन कोई एलिमेंट से नहीं बदल सकता तो वो इमटेरियल है। ठीक है, तो जो भी लाइकली है जिससे उसका डिसीजन बदल सकता है, उसको आप मटेरियल मानोगे। मस्ट बी, ध्यान दो, अब करना क्या है, अगर कोई चीज मटेरियल है तो मैं क्या करूं? तो आपको करना क्या है? मस्ट बी recorded or reported in detail in a business financial statement using the generally accepted accounting principle gap standard। ठीक है, तो आपको उसको अलग से सेपरेट उसकी रिपोर्टिंग करनी है इन डिटेल। ठीक है, इन डिटेल मतलब सेपरेट डिस्क्लोजर आपको उसका देना है, सेपरेट उसका नाम आना चाहिए, किसी और हेड के अंदर क्लब नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो भी इंडिया में जो भी तौर तरीके चलते हैं उसको कहते हैं गैप। गैप का क्या फुल फॉर्म है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो जो भी अकाउंटिंग में प्रिंसिपल चलते हैं इंडिया में, तौर तरीके जो चलते हैं, वो उसको एक नाम दिया जाता है गैप। ठीक है, मटेरियलिटी इज अ कॉन्सेप्ट दैट डिफाइंस व्हाई एंड हाउ सर्टेन इश्यूज आर इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी और अ बिजनेस सेक्टर। अ मटेरियल इशू
can have a major impact on the financial, economic, reputational, and legal aspect of the company, as well as on the system of internal, external stakeholders of that company. Items or events which have significant effect in decision based on financial statement must be clearly disclosed. ठीक है, वो छुपाना नहीं है, उसको अवॉइड नहीं करना है, उसको सेपरेटली अच्छे से डिटेल में उसके बारे में डिस्क्लोजर्स आपको देने हैं बोथ. अब ये पता कैसे चलेगा, तो वो भी दिया है कि क्या आपको ध्यान रखना है मटेरियलिटी या मटेरियल आइटम को आइडेंटिफाई करने में आपको क्या बातें ध्यान रखनी है. तो बोथ नेचर एंड वॉल्यूम. नेचर ऑफ आइटम क्या है, नेचर का एक मैं एलिमेंट का आपको एग्जांपल देता हूं कि आपकी बिजनेस में एक फ्रॉड हुआ था 500 रुपए का, सिर्फ 500 रुपए का हुआ था, लेकिन फ्रॉड हुआ था. सोचो, फ्रॉड का नेचर ही इतना डेंजरस है कि फ्रॉड 5 रुपए का हो, 500 का हो, 5,000 का हो या 5,000 करोड़ का हो, फ्रॉड फ्रॉड होता है. वो एक वायरस की तरह होता है. आज 500 का हुआ है, कल 5,000 का होगा, कल 5 लाख रुपए का होगा. समझ रहे हो, तो फ्रॉड एक जैसा नेचर वाइज एक स्टैंड आउट हो जाता है कि ये अलग आइटम है. आपने कोई लॉ फॉलो नहीं किया और रेगुलेटर ने आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज की है, आपको फाइन लगा है, ये भी एक अलग नेचर है. समझ रहे हो, तो ऐसे जो स्पेशल आइटम्स हैं बिकॉज ऑफ नेचर, तो ये आपको उसको मटेरियल मानना चाहिए. वहां पे अमाउंट नहीं, वहां पे नेचर के वजह से उसको मटेरियल आपको मानना चाहिए. तो नेचर भी देखना है और वॉल्यूम यानी कि अमाउंट कितना है वो भी देखना है. तो भले कोई रेगुलर आइटम होगा, पर अगर उसका अमाउंट बहुत बड़ा है, जैसे स्टेशनरी. स्टेशनरी नॉर्मली क्या होता है ना, अमाउंट छोटा होता है ट्रेडिंग वालों के लिए या छोटे बिजनेस के लिए. स्टेशनरी का जो खर्चा है बहुत कम होता है, तो वो आप अदर एक्सपेंसेस में नॉर्मली दिखाते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्टेशनरी नॉर्मल आइटम है, अमाउंट भी छोटा है, तो आप अदर में दिखा सकते हो. पर अगर स्टेशनरी का खर्चा कोई एक साल में आपका बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर आप वो मटेरियल बन जाएगा. तो रेगुलर आइटम है लेकिन अमाउंट बड़ा है तो भी मटेरियल होगा. आइटम ही एक्सेप्शनल है, फिर भले अमाउंट छोटा भी हो तो भी आपको बताना पड़ेगा. तो नेचर एंड वॉल्यूम दोनों आपको ध्यान देने हैं फॉर डिसाइडिंग वेदर एन आइटम इज मटेरियल और इमटेरियल. ठीक है, तो बोथ नेचर एंड वॉल्यूम ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज कैपेबल टू मेक इट मटेरियल. क्लियर है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है. चलो, तो ये था आपका मटेरियलिटी कंसेप्ट. ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, मैं एक दो बता देता हूं. एक तो मैंने बता दिया कि जो मटेरियल है आप वो अदर इनकम अदर एक्सपेंसेस में नहीं दिखा सकते. फिर इसका एक और एग्जाम्पल आता है कि कैलकुलेटर. कैलकुलेटर का मुझे बताओ लाइफ कितना होगा, मोर देन 1 ईयर. ठीक है, ये तो आप कह ही सकते हो, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा आप चला लेते हो. तो एक्चुअली तो वो लॉन्ग टर्म हो गया ना, उसको आपको क्या कहना चाहिए, एसेट. ठीक है, वो कोई खर्चा थोड़ी है. खर्चा क्या होता है, जिसका पूरा बेनिफिट आपको एक ही साल में मिल गया, वो आपका खर्चा है. तो कैलकुलेटर को हम एसेट माने, फिक्स्ड एसेट माने, या हम उसको खर्चा माने. तो अगर आप नॉर्मल तरीके से देखोगे तो वो तो एसेट है, उसको हमको फिक्स्ड एसेट में बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए. पर अगर वो कैलकुलेटर मात्र 150 रुपीज का है, तो क्या बैलेंस शीट में 150 रुपीज का आप एसेट दिखाओगे? अमाउंट कितना छोटा है सोच के देखो. तो मटेरियलिटी कंसेप्ट यहां पे अप्लाई होता है कि ये मटेरियल नहीं है, भले वो एसेट है, उसकी लाइफ होगी लंबी, पर अमाउंट इतना छोटा है कि वो इमटेरियल है. तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड मत करो, आप उसको बैलेंस शीट में एज ए एसेट मत दिखाओ, आप उसको एक ही साल में पूरा खर्चा मान के एक्सपेंस मान लो, क्योंकि वो इमटेरियल है. समझ रहे हो, तो मटेरियलिटी उसको क्या कहती है कि वो इमटेरियल है, और इमटेरियल होने की वजह से वो कहती है कि आप उसको एसेट नहीं मानो, उसको आप एक ही साल में पूरा एक्सपेंस मान के खत्म कर दो, राइट ऑफ कर दो, उसको खर्चा मान लो पूरा एक साल में, क्योंकि अमाउंट बहुत ही छोटा है. ठीक है, बिकॉज ऑफ लो वैल्यू, ठीक है, लो अमाउंट के वजह से उसको आप इमटेरियल मान के उसको खर्चा मान के एक ही साल में राइट ऑफ कर दो. ठीक है, तो ये सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल आता है मटेरियलिटी का. लिखो, लिखो.
चलो बढ़े आगे। अब लास्ट पढ़ते हैं कंजर्वेटिज्म, ठीक है, कंजर्वेटिज्म। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, ये फ्यूचर के बारे में। एक्चुअली अकाउंटिंग वैसे तो पास्ट की होती है, ठीक है, पर कुछ आइटम्स ऐसे आते हैं जिसका फ्यूचर इंपैक्ट होता है। तो इसमें एग्जाम्पल आता है कि अगर आपका फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, लॉस नुकसान होने वाला है, और आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि फ्यूचर में आपका नुकसान होने वाला है या हो सकता है, तो वहां पे आपको कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट अप्लाई करना है कि आप थोड़ा डरो, कंजर्वेटिव रहो। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, डरपोक, जो डरता है फ्यूचर से। तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए, अगर आप फ्यूचर से डरते हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको आज की कमाई से ही पैसे जमा करने चाहिए। समझ रहे हो, कंजर्वेटिव इंसान क्या करेगा, आज की जो कमाई है उसी में से पैसे जोड़ना चालू कर देगा। जैसे आपको गोवा घूमने जाना है, ठीक है, आप मिडिल क्लास फैमिली के हो, आपको 3 महीने बाद गोवा जाना है, तो आप क्या करोगे, आज से ही पैसे जमा करोगे। तो बस कंजर्वेटिज्म भी वही कह रहा है कि अगर फ्यूचर में कोई नुकसान हो सकता है तो उसको आज से ही उसके लिए पैसे आप सेट असाइड करो, उसके लिए आज ही पैसा जमा करते जाओ, या उसको आज ही वो नुकसान हो गया है ऐसा मान लो, और उतना पैसा आज खर्चा मत करो, वो बिजनेस में रख लो। क्योंकि जो भी आप कमाते हो वो ओनर का है, वो खर्चा कर सकता है, और कल जब नुकसान आएगा तो क्या ओनर जेब से पैसा ला पाएगा, ला भी सकता है, नहीं भी ला सकता है। रिस्क तो है, रिस्क तो है ना, कि हो सकता है फ्यूचर का लॉस है, आज आपने इग्नोर किया, कल एक्चुअल में वो हो गया, और ओनर से आप बोल रहे हो अब ये नुकसान का पैसा लाओ, और वो नहीं ला पाया तो आपका बिजनेस तो बंद हो गया। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको कंजर्वेटिव रहना चाहिए, और कंजर्वेटिव रहने का मतलब क्या है, आज की जो कमाई है वो आप खर्चा ही मत करो, जितना लॉस हो सकता है उतना पैसा आज आप खर्चा मत करो, बिजनेस में ही जमा रख दो। समझ रहे हो, आज बस बिजनेस में जमा रख लो, ताकि कल जब नुकसान होगा तो बिजनेस में ऑलरेडी उतना पैसा रहेगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट में होता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। अब पूरे लेक्चर में मैंने देखो सबके लिए एक एक लाइन कुछ कही होगी जिससे कंसेप्ट आप याद रख सकते हो, तो वो लिखते जाना है। अभी तक पता नहीं आपने लिखा कि नहीं लिखा, बट मैं एक एक लाइन बता रहा हूं, ठीक है, तो लिखते जाना है अपने लैंग्वेज में, ठीक है। रेवेन्यू is only recognized when there is reasonable certainty that it will be realized, whereas expenses are recognized sooner, ठीक है। तो ये एक्चुअली दो अलग अलग कंसेप्ट है, आपको मर्ज करके दिया है। एक और कंसेप्ट होता है, इसी का भाई है वो, उसको कहते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट, वो इन यानी गेन पे लगता है, आपको मर्ज करके दिया है, कोई बात नहीं। तो कंजर्वेटिज्म किस पे लगता है, लॉस पे। कंजर्वेटिज्म किसकी बातें करता है, लॉस की। और एक और कंसेप्ट है रियलाइजेशन, वो गेन के बारे में बात करता है। तो एक समझदार बिजनेसमैन क्या करेगा कि अगर फ्यूचर में लॉस हो रहा है तो उसको वो आज ही मान लेगा कि लॉस होने वाला है, और आज की कमाई से ही पैसा सेट असाइड कर लेगा, उसके लिए अरेंजमेंट करके रख देगा ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। और अगर फ्यूचर में आपकी कोई गेन होने वाली है, सोच के देखो, फ्यूचर में आपके फेवर में कुछ होने वाला है, कोई गेन होने वाली है आपको, तो उसको भी क्या आज ही रिकॉर्ड कर लें, आज ही मान ले कि गेन हो गई और खर्चा करते बैठे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो गेन में उल्टा होता है कि गेन में आज आप गेन हो गई है ऐसा नहीं मान सकते, इससे क्या होगा, आप अपना खर्चा बढ़ाते जाओगे, समझ रहे हो, खर्चा बढ़ाते जाओगे, और कल अगर गेन हुई नहीं तो फिर वो खर्चा कहां से भरोगे जो आज आपने कर दिया। सोच के देखो, आपने लॉटरी खरीदी, ठीक है, लॉटरी का रिजल्ट आएगा कुछ महीनों बाद, आपने आज से ही मान लिया कि लॉटरी लग गई है, ठीक है। वो बाबूराव का एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा, हेरा फेरी देखी होगी, बाबूराव को पैसे मिलने वाले होते हैं और वो अब भी सबको बुला लेता है, कर्जदार वालों को, आ जाओ सब पैसे ले लो। देखा है सीन, याद आ रहा है, बाबूराव का सीन आता है। तो वो एग्जैक्टली रियलाइजेशन कंसेप्ट पे ही है कि कोई गेन हो सकती है, उसके बेसिस पे आज आप कमिटमेंट्स और खर्चे नहीं कर सकते, क्योंकि कल अगर गेन वो हुई नहीं, क्योंकि अनसर्टन थी, क्योंकि अनसर्टन थी, ठीक है, वो गेन थी, इनकम नहीं थी। ये भी मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, इनकम अलग होता है, गेन अलग होता है। हम जो एफर्ट्स मार के कमाते हैं वो इनकम होती है, जो हमको कुछ करने के बाद मिलती है। हम काय की बात कर रहे हैं यहाँ पे, गेन। गेन मतलब जो आपने कुछ किया ही नहीं है,
बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको कुछ मिल रहा है, कोई इनफ्लो हो रहा है जिसमें आपने कुछ नहीं किया है, तो उसको कहते हैं गेन। समझ रहे हो? तो ये नॉर्मल इनकम पे अप्लाई नहीं होता है, ये गेन पे अप्लाई होता है। सिमिलरली जो कंजर्वेटिज्म है वो लॉस के लिए अप्लाई होता है, एक्सपेंस पे अप्लाई नहीं होता। एक्सपेंस और लॉस में भी डिफरेंस है। अगर आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो आपका खर्चा हो रहा है, पर अगर बेनिफिट कुछ मिला ही नहीं है और फिर भी आउटफ्लो जा रहा है तो वो होता है लॉस। जैसे लॉस बाय फायर, मिला कुछ, आग देख के मजा आ गया, इतनी आग मैंने देखी नहीं। समझ रहे हो? कोई बेनिफिट थोड़ी है। अगर आपका स्टॉक आग लग गई, गोडाउन में आग लग गई, तो वन साइडेड लॉस हो गया, मिला तो कुछ भी नहीं, तो वो लॉस होता है। समझ रहे हो? तो एक्सपेंस की हम बात नहीं कर रहे, हम इनकम की भी बात नहीं कर रहे, हम गेन और लॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। क्लियर है? तो पढ़ लेते हैं। रेवेन्यू इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी। ठीक है, कमाई हमेशा आप तब रिकॉग्नाइज करो जब वो सर्टन हो कि वो मिलने वाला है। आपका जो राइट टू रिसीव है वो जब क्रिएट हो गया है, जैसे लॉटरी लग गई है, अब मिलने में भले 4-5 दिन लगेंगे, हफ्ता भर लगेगा, अरे पर लॉटरी लग तो गई है ना, लग गई है, आपके पास वैलिड टिकट है तो पैसा तो मिलना ही है, अब थोड़ी कोई अनसर्टिनिटी है। समझ रहे हो? तो जब वो सर्टन हो जाए, आपका राइट टू रिसीव का क्रिएशन हो जाए, तब आप उसको रिकॉर्ड कर लो। लेकिन जब तक राइट टू रिसीव क्रिएट नहीं हो रहा है, जब तक वो अप्रूव नहीं हो रही है, तब तक आप उसको अपनी कमाई नहीं मान सकते। ठीक है? तो रेवेन्यू is only recognized when there is a reasonable certainty that it will be realized, whereas expenses are recognized sooner. एक्सपेंस में ऐसा नहीं होता। एक्सपेंस अगर होने भी वाला है, मतलब लॉस आपका होने भी वाला है, तो भी आप उसके लिए आज से ही पैसा जमा करना स्टार्ट कर देते हो। when there is a reasonable possibility that there will be incurred, this concept tends to result in more conservative financial statement. तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो कंजर्वेटिव बनते हैं, और ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है ओनर के लिए या जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा है, सेफ है। ठीक है, कंजर्वेटिव का मतलब आप सेफ मान सकते हो कि सेफ होना चाहिए। ठीक है, अब ये सेफ कैसे है एक बार मैं और बता देता हूं 2 मिनट में। कि जैसे लॉस होने वाला है या हो सकता है, ये सोच के आपने आज की कमाई अलग कर दी, कल चल के लॉस हुआ नहीं तो नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं ना। पैसे जमा करने से कोई नुकसान तो होता ही नहीं, तो अच्छा हुआ पैसे जमा हो गए, इस बहाने नुकसान तो हुआ नहीं। ठीक है, सेफ है। फिर अगर रेवेन्यू होने वाली है, मतलब गेन होने वाली है, आपने आज इग्नोर कर दी, तो इससे भी सेफ ही है अपन। समझ रहे हो? इसके बेसिस पे अगर मैं कोई लाइबिलिटी ले लेता, कोई खर्चा कर देता, तो मुझे प्रॉब्लम होती, और कल चल के गेन हुई नहीं और खर्चा कर दिया उसके भरोसे, और वो कहां से भरूंगा मैं? समझ रहे हो? तो अगर आपने उसको इग्नोर किया, कल वो गेन हो या वो न हो, आपको कोई इंपैक्ट नहीं गिरेगा। इंपैक्ट कब गिरता? अगर आप वो गेन को रिकॉर्ड कर लेते, उसके बेसिस पे खर्चा कर लेते, एसेट खरीद लेते, कमिटमेंट्स कर देते, और अगर बाद में वो गेन होती नहीं, तो रियलाइज ही नहीं होती, तो आप फंस जाते। तो ये सेफर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स आपको देनी चाहिए। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेफ यानी कंजर्वेटिव होने चाहिए। क्लियर है? तो ये होता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ठीक है, तो 7 कंसेप्ट है, पहले 3 आप अलग कर दो, अजम्पशंस, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, 3 पहले हो गए। फिर आता है आपका एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, मैं याद करवा रहा हूं, ध्यान देना। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, अक्रूवल, 3 फंडामेंटल अजम्पशन कंसेप्ट में भी आते हैं। फिर हमने सबसे पहले पढ़ा एंटिटी कंसेप्ट कि बिजनेस और ओनर अलग होता है। फिर हमने पढ़ा मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है, कि एक्सपेंस इनकम को मैच करना पड़ता है। फिर हमने पढ़ा मटेरियलिटी कंसेप्ट, ठीक है, मटेरियलिटी कंसेप्ट, और फिर 7वां अभी हमने पढ़ा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ठीक है, ऐसे 7 आपको कंसेप्ट है। याद हो रहे? याद कर लो अभी। ठीक है, 7 ऐसे कंसेप्ट है, सबके 2-2 लाइन आपको लिखने पड़ेंगे। एग्जैक्ट सब रटने की जरूरत नहीं है, उसका मतलब भी अगर आपको पता है, 2 लाइन 3 लाइन में अगर आप लिख सकते हो तो शॉर्ट नोट के हिसाब से काफी है। ठीक है, मेन ये जो 7 पॉइंट है, ये पॉइंट आपको पहले याद करने हैं, फिर अंदर की लाइनें उसके मतलब से आप 1-2 लाइन याद कर सकते हो। क्लियर है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट। ठीक है, शॉर्ट नोट आ सकता है। अब कुछ और कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया, जो आपको सिर्फ याद रखना है, एग्जाम में लिखना नहीं है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट भी एक कंसेप्ट होता है। फिर एक जो मैंने और आपको बताया हुआ है ड्यूल
आस्पेक्ट कंसेप्ट, ड्यूअल आस्पेक्ट कंसेप्ट, जो कहता है कि हर ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट्स होते हैं, दो इफेक्ट्स होते हैं, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट, ठीक है। दोनों ऑपोजिट होते हैं और दोनों इक्वल होते हैं। दोनों ऑपोजिट होते हैं, एक प्लस है तो एक माइनस है, और दोनों इक्वल होते हैं, उनका जो अमाउंट है, इफेक्ट है, वो इक्वल आता है, ठीक है। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी एक कंसेप्ट है। और फिर एक जो मैंने बताया रियलाइजेशन, जो कंजर्वेटिज्म के साथ ही आपको दिया हुआ है, पर वो एक सेपरेट कंसेप्ट है, रियलाइजेशन, ठीक है। तो ये कुछ 2-3 कंसेप्ट थे जो आपके बुक में अलग से नहीं दिए हैं, शायद कहीं ना कहीं रेफरेंस आ जाए, पर ये 7 की ही लिस्ट आपको दी है, पर 2-3 कंसेप्ट ऐसे और अलग होते हैं। और आई थिंक एक और कंसेप्ट आता है, वो भी लिख लो, वो आता है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि जो भी आप एसेट खरीदते हो, जो भी आप एसेट खरीदते हो, उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। कॉस्ट का मतलब होता है परचेज प्राइस, ठीक है, कि जितने पे आपने खरीदा है उसकी परचेज प्राइस पे ही आप रिकॉर्ड करो, क्योंकि ये एसेट आप यूज करने वाले हो, ठीक है। फिक्स्ड एसेट की बात कर रहा हूं कि फिक्स्ड एसेट जो है वो आप यूज करने के लिए खरीदते हो, तो उसको आप कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करो जितने पे आपने खरीदा है। अब ये एसेट्स की और भी वैल्यूज होती हैं, जैसे सेल वैल्यू, उसको कहते हैं रियलाइजेबल वैल्यू, फिर एक होता है उसका करंट कॉस्ट, ऐसे 2-3 और भी बेसिस होते हैं। तो वो आपको यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये जो एसेट है आपने बेचने के लिए खरीदा ही नहीं, तो उसकी सेल वैल्यू से आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। फिर जो रोज 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 मार्केट में उसकी प्राइस का फ्लक्चुएशन आ रहा है, उससे भी आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको बेचना ही नहीं है। समझ रहे हो, इसकी लाइफ तो 10-15-20 साल है, उसके बाद ही आप उसको रिप्लेस करोगे, समझ रहे हो। तो रिप्लेसमेंट जो आज की वैल्यू उसकी चल रही है मार्केट में, वो भी आपके कोई काम की नहीं है। कितने में वो बिक सकता है, वो भी आपके कोई काम की नहीं है, क्योंकि आप तो उसको यूज करोगे, ठीक है। तो कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि सारे जो फिक्स्ड एसेट्स हैं जो यूज करने के लिए आपने खरीदे हुए हैं, उसको आप एट कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड करो। मतलब वैल्यूएशन के बारे में ये कहता है कि वैल्यूएशन कैसे निकालोगे, एट कॉस्ट, खरीदने के लिए जितना भी खर्चा लगा होगा उस वैल्यू पे एसेट को रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक और कंसेप्ट होता है कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है। तो ये पार्ट में इतना ही है, ठीक है। आप बस नोट कर लो, नोट कर लो, क्योंकि बातों बातों में मैं ये नाम लूंगा तो आप कहोगे सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं। तो ये नाम मैं लूंगा सिर्फ पढ़ाते वक्त, एग्जाम्पल देते वक्त, तो आपको पता होने चाहिए कि ये क्या होते हैं। लिख लो। चलो ठीक है, पॉज करके आप आराम से लिख लो, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया, ठीक है, अकाउंटिंग कंसेप्ट। बस एक ही टॉपिक आपको पढ़ाया, अच्छे से एक बार पढ़ लेना। वर्डिंग्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, एक आध लाइन आपको नहीं ख्याल में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट क्या बोलता है, बस ये एक लाइन आपको ख्याल में होनी चाहिए, उसका जो इम्पैक्ट है, उसके वजह से क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो बस याद करना है। ये लैंग्वेज धीरे धीरे याद होती है, ठीक है। ये लैंग्वेज धीरे धीरे पकड़ में आएगी, धीरे धीरे आपको याद होगी, तो उसका टेंशन मत लो। कंसेप्ट सुन के वो क्या बोलता है, कंसेप्ट वो अगर आपको ख्याल में आ रहा है, उसका एक आध एग्जाम्पल याद आ रहा है, इतना काफ़ी है, अभी इतना काफ़ी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जर्नल एंट्री पढ़ेंगे, लेजर पढ़ेंगे, आगे जो भी हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग, फिर जब इसको आप अप्लाई करते जाओगे तो अपने आप आपको सारी चीज़ें और इजी लगते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।